रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों में से असल चाइना कौन है? ताइवान का फड्डा क्या है? आज की इस वीडियो में हम ये सारा मसला समझने की कोशिश करेंगे। अभी शी जिनपिंग ने एक बयान दिया है, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये बयान उन्होंने ताइवान के लिए नहीं दिया, बल्कि ये बयान उन्होंने अमेरिका बहादुर के लिए दिया है। इस सारे मसले में अमेरिका बहादुर का क्या किरदार है, वो क्या चाहता है? मतलब इतनी दूर वो बैठा हुआ है और यहाँ ये दो भाई लड़ रहे हैं, इसमें अमेरिका का क्या काम है? तो आज की इस वीडियो में ताइवान और चाइना के इशू को लेकर जो फ्रेश कंट्रोवर्सी हुई है उसको भी हम देखेंगे। नैन्सी पेलोसी का जो विजिट हुआ है ताइवान का, थोड़ी सी हिस्ट्री इन दोनों ममालिक की, और देखेंगे कि असल चाइना कौन सा है, किसका क्लेम ज़्यादा मजबूत है। सिक्सटीन हंड्रेड्स में ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग रीजन था। फिर 17वीं सदी में चाइना का कंट्रोल हुआ, जो बादशाहत थी। 1895 में जापान और चाइना की जंग में जापान के कब्जे में चला गया ताइवान। और फिर दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर हमने देखा कि ताइवान वापस चाइना के पास चला गया। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद चाइना में एक ज़बरदस्त किस्म की सिविल वॉर हुई, जिसमें माओ ज़ेतुंग का राइज हुआ। माओ ज़ेतुंग की जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने नेशनलिस्ट फोर्सेस को शिकस्त दे दी, और जो नेशनलिस्ट थे चाइना के, वो भागकर इस जजीरे में आ गए, ताइवान के जजीरे में, जो मेन लैंड चाइना से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर था। और आज तक वो मसला इसी तरह चल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका बहादुर को शुरू से ही कम्युनिज्म से चिढ़ थी, इसीलिए शुरू से ही उन्होंने ताइवान को सपोर्ट किया। मेन लैंड चाइना के मुकाबले में जो छोटा चाइना था ना, ताइवान, उसको वो सपोर्ट करते रहे। तो ये जो नया चाइना था, जिसको आज हम ताइवान कहते हैं, इन्होंने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब इन्होंने क्लेम किया कि हम हैं असल चाइना, और बाकी भी जो बड़े वाला चाइना है, मेनलैंड चाइना, उस पर भी हमारा कंट्रोल है। ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया हुआ था कि एक दिन हम इस इलाके पर कंट्रोल अपना जमाएंगे। और फिर 60s में इस ताइवान ने खूब तरक्की की, और ज़्यादातर दुनिया इसको ही चाइना तस्लीम करती थी। दूसरी तरफ जो मेन लैंड चाइना था माओ ज़ेतुंग के अंडर, उन्होंने बिल्कुल भी कोई तरक्की नहीं की। शुरू वाले सालों में हम सबको पता है वो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर चलते रहे। एक बड़ी आइसोलेशन का उनको सामना रहा, और ख़ुद भी उनमें कोई इतनी तलब नहीं थी कि दुनिया के साथ वो कनेक्ट करें। फिर 70s के शुरुआत में हमने देखा कि जो मेन लैंड चाइना है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि हमारा भी बेस्ट बडी है, बीजिंग जिसका दारुल हुकूमत है, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे, और सेल्फ आइसोलेशन जो उन्होंने अपने आप पर इम्पोज की हुई थी, वो उसको ख़त्म करने लगे। और उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दुनिया के साथ कनेक्ट करें, और इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा क्रूशल था। पाकिस्तान वो कंट्री था जिसने चाइना को बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की। ये एक बड़ी तारीख़ी पिक्चर है, जिसमें हमारे एम्बेसडर हिलाली अमेरिका के उस वक़्त के सेक्रेटरी स्टेट किसिंजर को रिसीव कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने चाइनीज़ वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान ने ये मुलाकात करवाई अमेरिका की चाइना के साथ। आइसोलेशन के पीरियड में ही चाइना ने पाकिस्तान के साथ 60s में अपने ताल्लुकात बेहतर करने शुरू कर दिए थे। चाइना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। 60s में भारत को इन्होंने शिकस्त दी लद्दाख में, उसके बाद पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। पाकिस्तान ने इनके लिए डिप्लोमेटिकली बड़ा काम किया। और फिर 70s में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस में एक वोटिंग होती है, जिसमें जो पुराना चाइना था, जिसको चाइना कहते थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का ताइवान है, वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि अब असल चाइना होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज कर लिया एक एज अ न्यू चाइना के तौर पर, जिसके साथ आज हमारी भी दोस्ती है। वन बेल्ट वन रोड वाला चाइना, शी जिनपिंग वाला चाइना, बीजिंग वाला चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उस वक्त ऑब्वियसली ताइवान की जो लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया कि हमें पीछे धकेला जा रहा है, हम इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम है, हम दुनिया से बना के रखते हैं, ये ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? और इसमें कई रीजंस थी ऑब्वियसली। एक तो मेन लैंड जो चाइना था, उसका रकबा भी बहुत बड़ा था, आबादी भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ थी कि दुनिया उसको ही तस्लीम करती। आज भी कुछ ममालिक हैं जो उसको, ताइवान को ऑफिशियल चाइना तस्लीम करते हैं, और उन ममालिक की तादाद है सिर्फ 13। मज़े की बात है, अमेरिका बहादुर भी जो
आपका मेन लैंड चाइना है ना, शी जिनपिंग वाला चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको असल चाइना मानता है। लेकिन पंगा जरूर करना है अमेरिका बहादुर ने। ताइवान के साथ उनके कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो 71 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को असल चाइना तस्लीम कर लिया गया। चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी उसने शुरू की बाकी दुनिया के साथ, और आज तक ये मसला इसी तरह कायम है। ताइवान के हवाले से चाइना का क्लेम ये है कि ये हमारी अपनी टेरिटरी है, ये हमारा एक बिछड़ा हुआ सूबा है जिसको वो ब्रेक अवे प्रोविंस कहते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएगा पहले की तरह, मतलब ये हमारा पार्ट है। चाइना का ये क्लेम है, और जो भी इस क्लेम को चैलेंज करता है चाइना के लिए वो बहुत बड़ा दुश्मन होता है। चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, एक चाइना है पूरी दुनिया में, जिसका कैपिटल है बीजिंग। 台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。 दूसरी तरफ ताइवान की बात करें तो वो खुद को एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को हमारी सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम कोई चाइना का सूबा वगैरह नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट रियासत हैं, हमारा स्टेटस तस्लीम किया जाए। ताइवान की ऑब्वियसली अपनी हुकूमत है, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ की अपनी सदर है, अपनी सिविल सोसाइटी है, लोगों की एक बड़ी वहाँ पर तादाद है, अपनी उनकी फ़ौज है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10% लोग मेन चाइना के साथ इल्हाक चाहते हैं, 34% कंप्लीट आज़ादी चाहते हैं चाइना से, और 51% चाहते हैं कि मामला जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही चलते रहने दें। तो ताइवान मेन लैंड चाइना से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ताइवान को सबसे एक अहम कंट्री बनाती है, वो ये कि दुनिया में इस वक्त जो टॉप क्लास सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन है ना, वो ताइवान में होती है। तकरीबन 65% आपकी जो टेक इंडस्ट्री में जो चिप्स डलती हैं, आपकी टॉप कंपनीज क्वालकॉम, एप्पल और दूसरी एनवीडिया, ये कंपनीज इनमें जो चिप्स यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होती है 65%। ये चीज़ ताइवान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, और इसी वजह से अमेरिका बहादुर भी इनका बाजू नहीं छोड़ता। अब आते हैं ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और अमेरिका बहादुर की जो मनूवरिंग है इस एरिया में चाइना के खिलाफ। कुछ एनालिस्ट यहाँ पर जंग की पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं कि चाइना बाय फोर्स ताइवान को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है, कि बाय फोर्स वो चढ़ाई करेगा और वहाँ पर अपनी हुकूमत इंस्टॉल कर देगा और कहेगा कि ये हमारा एक प्रोविंस है, बिछड़ा हुआ भाई हमारा वापस मिल गया है। लेकिन चाइना ये कहता है कि हम कभी भी अग्रेशन करने का इरादा नहीं रखते, हम इसको पीसफुली हल करेंगे, और अग्रेसर इस मामले में जो प्रोवोक करने वाला है वो है अमेरिका, ये चाइना कहता है। और ये भी एनालिस्ट अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, वो ताइवान उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जंग की पॉसिबिलिटी में एक सिनेरियो वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि 160 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करने में चाइनीज़ फोर्सेस को थोड़ा वक्त लग सकता है, उसको वो स्लो डाउन कर सकती हैं ताइवान की जो फोर्सेस हैं। उसके बाद वो क्या होगा कि एक गोरिल्ला वॉरफेयर का आगाज़ होगा, जिसमें वो किसी हद तक चाइनीज़ अटैक को रोकेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आउटसाइड फोर्स आए अमेरिका बहादुर टाइप जो उनकी मदद करे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इनकी मदद करेगा, जबकि वो चाइना को मेन चाइना तस्लीम करता है जो बीजिंग वाला चाइना है, तो फिर इनकी मदद क्यों करेगा। यहाँ पर टर्म यूज़ होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है कि कन्फ्यूजन। ये अमेरिका के जो अपने स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो खुद इसको एक कन्फ्यूजन करार देते हैं कि भाई हम ताइवान की मदद करेंगे भी या नहीं जंग की सूरत हाल में। ये यहाँ पर खुद अमेरिका बहादुर की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेन लैंड चाइना जो मुल्क है शी जिनपिंग के अंडर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसके साथ पंगा लेना वो भी ताइवान की खातिर, वो इतना वर्थ इट होगा अमेरिका के लिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अमेरिका ताइवान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों इनको इतना पसंद है ताइवान, ज़रा इस पर आते हैं। अमेरिका के लिए ताइवान से बनाकर रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पूरे रीजन में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अमेरिका चाइना पर नज़र रखना चाहता है, और इसीलिए इनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं ये चाइना के जो हमसाए हैं इनके साथ, जैसे कि जापान, जैसे कि साउथ कोरिया और ताइवान। ये पूरी आप देख लें एक चेन सी बन रही है,
और अमेरिका ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में अमेरिका की भी मिलिट्री प्रेजेंस है। चाइना को लॉन्ग टर्म में काउंटर करने के लिए ताइवान के साथ अच्छे ताल्लुकात अमेरिका की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है अमेरिका की कि मिलिटरीली जंग के वक्त ताइवान की मदद करेंगे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। लॉन्ग टर्म में अमेरिका बहादुर का चूंकि प्लान है चाइना को स्ट्रेटेजिकली हर्ट करने का, इसीलिए उसके आसपास के ममालिक से ताल्लुकात को उस्तवार करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इससे थोड़ा आगे जाएं तो फिर साउथ चाइना सी शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पंगा है। तो इसीलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कभी भी कि ताइवान में मतलब चाइनीज़ प्रेजेंस हो, मतलब चाइना उसको मिलिटरीली उसको फतह कर ले। इसलिए वो समझते हैं कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो फिर तो चाइना रुकेगा नहीं, वो फिर आगे जाएगा, वो साउथ चाइना सी में भी जाएगा और वो फिर ईस्टवर्ड जाएगा, मतलब डीप इनटू द पैसिफिक ओशियन जहाँ पर अमरीकी जजीरे हैं। अब करंट जो विजिट किया है अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब हंगामा बर्पा कर दिया है। ये इनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अमेरिका की जो असेंबली है उसकी ये स्पीकर हैं, 82 साल इनकी उम्र है और इन्होंने एशिया का दौरा करना था। ये जो फार ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, आसियान ममालिक हैं, इनका विजिट करना था और बीच में इन्होंने ताइवान का भी स्टॉप रखा। इस हवाले से वाइट हाउस ने बड़ी डबल गेम खेली। वाइट हाउस ने कहा कि हमारी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं थी, यानी कि ऑफिशियल अमरीकी ये जो बाइडन इंतज़ामिया है उनकी अप्रूवल नहीं थी, ना ही हम चाहते थे, ये इनका अपना एक डिसीजन है। तो यहाँ पर अमेरिका एक गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी खेल रहा है कि जी ये हमारा की ऑफिशियल अप्रोच नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये इनकी एम्बिग्विटी को जाहिर करती है कि दूसरी तो एक तो चाइना से ताइवान की खातिर ये बड़ा पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन तंग भी करना है। इसलिए नैन्सी पेलोसी ने इसका विजिट किया और इस विजिट में इन्होंने बातचीत की असलहा बेचने के हवाले से, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो ऑलरेडी इनकी ताइवान से बहुत अच्छी है। ताइवान वो जगह है जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, यहाँ से इनकी मतलब इकोनॉमिक तरक्की का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये इनका एक टावर था, द ताइपी इनका दारुल हुकूमत है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है ये क्लियर है कि अमरीकी जो पूरी इंतज़ामिया है उनकी एक बड़ी गहरी सोची समझी मंसूबाबंदी है इसके पीछे। ये नहीं है कि बाइडेन इंतज़ामिया को नहीं पता था। अब इस विजिट के बाद ना चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ज़्यादा, हल्का नहीं। उन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तो इनके प्रेसिडेंट ने कहा कि आग से खेलने वाले जल जाते हैं, ये पैगाम उन्होंने अमेरिका को दिया। उन्होंने कहा बेटा ऐसे ना करो, हमारे इलाके में आके पंगे ना करो। उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी चाइनीज़ फोर्सेस ने। कई बार ताइवान की जो एयर स्पेस थी उसमें भी वो घुसे। इसके अलावा चाइना इसके जो टेरिटोरियल वाटर्स थे ताइवान के, वो उसमें भी उन्होंने पेनिट्रेट किया। बड़ा सख्त पैगाम दिया, कई जगह पर उन्होंने तजर्बात भी किए, मिसाइल भी दागे, फुल फ्लेज मिलिट्री एक्टिविटी शो की चाइना ने क्लियर पैगाम दिया कि इस हवाले से कोई हमारी बर्दाश्त नहीं है। बड़ी अग्रेशन दिखाई चाइना ने अमेरिका को कहा कि भाई तुम इस मामले को समझ ही नहीं रहे कि ये हमारे लिए कितना सीरियस मैटर है। उन्होंने कहा कि ये हमारी सॉवरेंटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ये चैलेंज करता है ये विजिट, और अमेरिका इस तरह के पंगों से बाज रहे। उन्होंने कहा कि इट हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइना यूएस रिलेशंस, यानी कि जो बुनियादें हैं चाइना यूएस रिलेशंस की, ये उसमें डेंट डाल देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इट ग्रेवली अंडरमाइंस पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। मिलिट्री ड्रिल के साथ साथ चाइना ने ताइवान पर थोड़ी सी माशी पाबंदियां भी लगाई इस पूरे एक्ट के बाद, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट ने बड़े अच्छे अंदाज से उनको वेलकम किया। तो चाइना ने कुछ इनकी चीज़ों को बैन कर दिया, इनकी इंपोर्ट्स को टोटल पाबंदी लगा दी है। कुछ ताइवान की कंपनीज जो ऑपरेट कर रही थी उनको भी बैन कर दिया है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बाद जब मईशत खुल रही है, कई इकॉनमीज़ को मुश्किलात का सामना है, चाइना के जो ये इकदाम है वो ताइवान को सीरियसली हर्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका बहादुर का तो ये वतीरा है कि उन्होंने हर जगह पर जाकर पंगा करना है। रशिया यूक्रेन जंग में भी उन्होंने यूक्रेन को फंसाया है, उसको नाटो का लालच देते रहे और एक वक्त ये आया कि यूक्रेन पर चढ़ाई हो गई, रशिया ने बुरी तरह से हमला कर दिया। और आज ना सिर्फ यूक्रेन, बहुत से और यूरोपियन ममालिक भी ख़तरे में हैं, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली और इकनॉमिकली। एनर्जी क्राइसिस भी वहाँ पर एक शुरू हो रहा है, और ऑल थैंक्स टू अमेरिका बहादुर। इसके अलावा अपने हमारे रीजन में देखें, वहाँ भी अमेरिका हमारी जान नहीं छोड़ा, अफ़गानिस्तान से निकल गए हैं,
पर जान नहीं छोड़ है। यहाँ पर अभी भी हमारे हमसाये में ड्रोन अटैक्स जारी हैं। हमारी कुछ खबरें आ रही हैं कि हमारी एयर स्पेस को यूज़ किया गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अपने इलाके जो भी उस रीजन की अपनी चीज़ें वो सारी अंडरमाइन होती हैं, आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, सिविल मिलिट्री की आपस में लड़ाई होती है अमेरिका के इन इकदामात की वजह से। अब देखें कि ताइवान और चाइना उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका बहादुर। अमेरिका के अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं, लेकिन उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं है कि वहाँ के लोकल लोगों का कितना नुकसान होता है। अमेरिका ने अपनी मनमानी करनी है और इस वक्त अमेरिका एक ज़ोर लगा रहा है। अमेरिका बहादुर एक क्लियर जोर लगा रहा है। वो देख रहे हैं कि उनको बड़ी जगहों पर मार पड़ चुकी है। अफ़गानिस्तान में देख लें, यूरोप में रशिया ने इनको नथ डाली हुई है। तो अब ये अपनी ना एक उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, अपना जिसे कहते हैं ना एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है कि नहीं जी हम अभी भी सुपर पावर हैं, हमने अभी भी अपनी उजारादारी कायम रखनी है, ऐसी की तैसी। तो ना उस जिद में अमेरिका बहादुर अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी ये नैन्सी पेलोसी का जो विज़िट था ये 25 साल बाद किसी टॉप यूएस ऑफिशियल का विज़िट था ताइवान का। तो मतलब 25 साल बाद इस तरह के इशू को दोबारा उठाने की क्या तुक है। आप अपने मुल्क पे ध्यान दो, आपके मुल्क की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त, लेकिन इनको स्ट्रेटेजिक पंगों की पड़ी हुई है इस वक्त। हमारे रीजन में अफ़गानिस्तान में यहाँ पर इन्होंने रशिया और चाइना को काउंटर करना है, यूरोप में इन्होंने रूस को काउंटर करना है और यहाँ पर इन्होंने ये ताइवान वाले इशू में चाइना को काउंटर करना है। तो चाइना और रशिया का जो गठजोड़ है और चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है वो भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है अमेरिका बहादुर की इस तरह की मनूवरिंग्स की, और इसलिए वो अब हर टैक्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हार्ड पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रजीम चेंज टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। कहीं पर उनको कामयाबी मिल रही है, कहीं पर नाकामी मिल रही है। जहाँ पर उनके ज़्यादा पिट्ठू हैं वहाँ पर इनको आसानी हो रही है, जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर इनको मुश्किलात हो रही हैं। तो क्लियरली ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बैटल है जो अमेरिका बहादुर और जो राइजिंग पावर है चाइना उसके दरमियान इस वक्त जारी है। इसमें बहुत से छोटे मुल्कों का नुकसान भी हो रहा है। देखना ये है कि ये मामला कब तक अपने अंजाम को पहुँचता है। और बाइडन भी कई जगहों पर ये ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका इज़ बैक, यानी ऑब्वियसली हमारी जो पुरानी टैक्टिक्स थी हम उनके साथ अब आ गए हैं। ट्रंप के दौर में जो काफ़ी हद तक हम देख रहे थे ना कि अमेरिका अपनी पटरी से उतर गया था, जिसमें ज़्यादा मुल्कों को तंग नहीं शायद किया जा रहा था, वापस अपने ट्रैक पर वो आ गए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो सारी एक्टिविटीज़ इस वक्त कर रहा है अमेरिका, कई जगहों पर इन्वॉल्व दोबारा होने की कोशिश कर रहा है, क्या अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेगा आसानी से, या इस वक्त पूरी दुनिया में आप एक रेजिस्टेंस की वेव देख रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूरोप हो। आप अमेरिका की इस रीन्यूड एफर्ट को कैसे देख रहे हैं कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।